हेलो 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 जनता, जय श्री कृष्णा। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? आंसर मी प्लीज़। फटाफट से आज ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को ताकि हम ज़िंदगी में ये कह सकें कि हमारे दो बड़े चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे, राइट? ओके। डू कम फास्ट, डू कम फास्ट। हे। आहा। हम्म। आ जाओ, वेटिंग। और मेरी आवाज आ रही है? जो जो ऑनलाइन है, रिया वर्मा के अलावा कौन है भाई ऑनलाइन अभी? क्या मेरी रईस एंड रिया, am I visible and my voice is okay? Okay, yes or no? बोलो रे। यस, फटाफट आ जाओ यार, फिर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आ जाओ जी। यस। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है। चलो चलो तो हमें शुरू कर देना चाहिए क्या? ऑनलाइन का बच्चा लोग अंगूठा दिखाओ। मुझे अंगूठा दिखाओ रे। जय श्री कृष्ण, तमन्ना, रोशनी, भूमिजन, रईस, शिफा। शिफा वो हो गया था, थैंक यू। याहू, याहू नहीं सॉरी, यशु, आदित्य, अथर्वा, भूमि जैन, रिया वर्मा। चलो, आरवी, टीसी, बीजे, एएस। चलो जी स्टार्ट करता है। अच्छा चलो, हमारे हमारे प्रीवियस डिस्कशन में देखा जाए ना तो हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, हमारा यूनिट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी यार वो कहे ना कि उसमें कुछ तो और लिखा हुआ था, तो जो कुछ तो और था थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा कंप्लीटली कंप्लीट। हमारी सबसे बड़ी यूनिट थी हमारी कौन सी? नेशनल इनकम, वो हमने बहुत अच्छे से खत्म किया। हमारी दूसरी सबसे बड़ी यूनिट थी आपकी, ये क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ये भी खत्म हो जाएगा अभी। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी है, वो पूरा हिस्ट्री 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 है। तो वो बड़े आराम से खींच के खत्म होगा, वो तो एक्चुअली समझना कम और याद ज्यादा करने वाला है। और इसका मतलब ये नहीं कि याद करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दूंगा आपको, वो पॉइंट्स आपको उठा के याद कर लेना है। और बाकी डिस्कशन तो अपन करेंगे ही। है ना कि छोटा चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे ही मनी मार्केट है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इतना टाइम नहीं लेगा जितना टाइम ये यूनिट्स अभी प्रैक्टिकली देखो ना, इसके अंदर 5 यूनिट है, उसके अंदर 3 यूनिट है। तो 5 यूनिट 5 जितना समय लेगा और 3 यूनिट 3 जितना समय लेगा, जाहिर सी बात है 60%, इसके 60% टाइम में खत्म हो जाएगा। और एक यूनिट और है आपका, क्या नाम है उसका यार? नाम स्किप हो रहा है। उसका नाम है, रुको मैं देख के बताता हूँ। अरे यार, जिसमें फिजिकल वगैरह होता है, फंड वंड, पैसा, पैसा लाओ रे। तो ऐसे करके आपके टोटल मिला के कितनी यूनिट्स हैं जी? पब्लिक फाइनेंस, यस, पैसा लाओ रे। तो पब्लिक फाइनेंस वो थोड़ा सा एक इस चैप्टर के लेवल का चैप्टर है, यानी कि लगभग इतना बड़ा है लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है जितना टेक्निकल ये चैप्टर था। इस चैप्टर को पहले लेने का उद्देश्य यही था कि यार जो जो खतरनाक चीजें हैं ना, हाँ जी,
जो जो खतरनाक चीजें हैं ना उनको पहले लेकर गोली मार के खत्म कर देते हैं। तो ये एक्चुअली खतरनाक था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको खतरनाक लगा होगा, क्योंकि आप हो बहुत ज्यादा मेहनती, आप कर रहे हो मेहनत साथ साथ, तो आपको कुछ खतरनाक नहीं लगेगा, आप हो खतरों के खिलाड़ी। तो अब हम इसको लेते हैं और कोशिश करते हैं खत्म करने की। सर मैंने माइक्रो नहीं की, कैसे करूं? किताब खोलो, पढ़ो, पीछे के क्वेश्चन करो, ठीक है? कोई और ऑप्शन नहीं है, बिना पढ़े कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं करी तो करना पड़ेगा यार, ठीक है? हम बात कर रहे थे, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसका इतिहास पढ़ा, इतिहास में बोला कि गैट था, गैट, उसके बाद उरुग्वे नॉर्थ अमेरिका में मीटिंग हुई, फिर उसके सबसे पहले टोक्यो में मीटिंग हुई, फिर नॉर्थ अमेरिका में मीटिंग हुई, ऐसे मीटिंग होती रही होती रही होती रही। और एक दिन ऐसा आया कि 1900 कौन सा ईयर था यार, 95, आज दिमाग ही काम नहीं करता। तो फिर एक समय ऐसा आया जब अपना WTO का गठन हो गया, और उसके बाद WTO पूरे विश्व में व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करता है, देखता है, उससे संबंधित पॉलिसीज बनाता है, रिस्ट्रिक्शंस बनाता है, उनके डिस्प्यूट्स सॉर्ट आउट करता है, उस संबंध में विभिन्न कंट्रीज के साथ वो अग्रीमेंट्स करता है। और वो अग्रीमेंट कुल 25 26 30 कुछ अग्रीमेंट हैं, उसमें से 15 16 इंस्टीट्यूट ने बोला है कि तुम एक बार देख कर आना। तो उसमें से 10 11 हमने एक बार देख लिए थे मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है कि उन एग्रीमेंट्स को रिवाइज या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर रिवाइज करना है तो पिछला सेशन आप देख सकते हैं, वहां से रिवीजन हो जाएगा। हमने इसमें कितने कर लिए थे? 10 पॉइंट्स में डिस्कशन कर लिया था, 11 से अपन को लेना है। अब 11वां पॉइंट में ढूंढ लेता हूं क्या है, एक सेकंड मुझे दे दो जरा, मुझे मेरा समय दे दो। अरे नहीं, हमने कर लिया था यार 11वां भी, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स। नहीं पर मैं लिखा तो था, गया कहाँ? अरे अरे आप अपन ने जरा मुझे कोई बताएगा, 11 हो गए थे एग्जैक्टली exactly। ये हो गया था ना काउंटर वेलिंग वाला, कि वो दुबई से गोल्ड आता है तो काउंटर वेलिंग एंड ऑल। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि वो डिस्कशन का हिस्सा हो गया था। कितने लोग? 19 लोग लाइव हो बेटा, 19 लोग यार, एक काम करो ना यार, लाइक करके तो जाओ। जाओ क्या मतलब, लाइक करो बे। चलो 11 तक हमारा हो गया था, 12वें से हम करेंगे। मैं आपको समय दे रहा हूं, अपनी कर्तव्य को निभाया करो। आते ही सबसे पहला काम क्या किया करो, जैसे मंदिर में घुसते मत्था टेकते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ का मत्था कैसे होता है, ऐसे टेका करो, ऐसे। रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए जी लेक्चर की। लाइक किया करो, लाइक करने से क्या होता है, जिंदगी में खूबसूरती बढ़ती है, हमको मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें पसंद किया जा रहा है, हमारे सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं, राइट? चलो, तो पॉइंट नंबर 12 लिखो, एग्रीमेंट्स ऑन सेफगार्ड्स। नंबर 12, एग्रीमेंट्स ऑन, मैं मंदिर में जाता हूँ ना, या गुरुद्वारा साहब या किधर भी जाता हूँ ना, तो पहले क्या है कि उसकी सीढ़ी को ऐसे छूता हूँ, मत्था टेकता हूँ। उसकी घंटी तो अंदर जाके होती है, तो पहले मत्था टेको बे। खैर अपना अपना मन है, अरे मन है यार, मन है आपका, है ना? दिल करे तो लाइक करो। चलो, एग्रीमेंट्स ऑन सेफगार्ड्स। द बैकअप नोड विल चेंज। अच्छा, ये बैकअप है, तो फ्रंट अप कहाँ है? यही तो है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। सेफ अप, सेफ गार्ड्स, देखो ध्यान से सुनना। इसमें एक लाइन याद रखना, एक लाइन क्या याद रखनी है एकदम ध्यान से, इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ, एक लाइन में खत्म होगा, एक लाइन में खत्म होगा, देखना। इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ a sudden surge in imports,
restrict imports, safeguard duties। ये तीन स्टेटमेंट का मतलब समझना। क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ ने बोला कि भाई ओपन मार्केट करो, ओपन मार्केट करो। ओपन मार्केट मतलब आने दो यार दूसरी कंट्री को, तुम वो अपना माल बेच के जाएंगे, अपना माल देके जाएंगे तुमको, तो तुम भी देखोगे यार नई नई टेक्नोलॉजी, जिंदगी का मजा आएगा। हमने ओपन कर दिया मार्केट, ओपन कर दिया तो इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास तो कुछ अच्छा था ही नहीं, तो बाहर से ही आ रही है चीजें। लेकिन कुछ एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स तो थे। अब इंपोर्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अबे आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। अचानक से क्या हो गया? सडन सर्च का मतलब होता है कि मतलब एक्सट्रीम बढ़ गया है। अगर मान लो कि इंपोर्ट जो है बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सडन सर्च का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल पे अचानक से बढ़ जाता है। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इस खतरे से रोकने, ये भी एक तरह का खतरा है। अरे ना सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, फॉरेन करेंसी को भी सारी साफ कर देंगे। एक्सपोर्ट भी तो करो ताकि हमारे पास वापस भी तो आए यूएस डॉलर। इंपोर्ट करे, कर रहे, कर रहे, कर रहे, कर रहे, कर रहे, कर रहे, और तेरी ये तो बढ़ता चला जा रहा है, और रोको रे रोको। तो फिर ये रोकने के लिए, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटीज लगाई जाती है, सेफ गार्ड मेजर्स लगाए जाते हैं। ये कब लगाए जा सकते हैं? तो ये अग्रीमेंट हमारे बीच में और मतलब डब्ल्यूटीओ ने सभी कंट्रीज, मल्टीनेशनल मल्टी कंट्रीज के बीच में ये अग्रीमेंट की है कि भाई इंपोर्ट के लिए आपको खुला रखना। हमने बोला सर खुला रखा तो बढ़िया है ना, धंधा बढ़ेगा। नहीं सर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो ज्यादा बढ़ गया तो अपने सेफगार्ड के लिए तुम कदम उठा सकते हो यार, ये लो एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट का नाम क्या दे दिया इन्होंने? एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड। समझ में आता है? अंगूठा दे दो, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये याद रखना, सडन सर्ज इन इंपोर्ट्स का मतलब क्या? एकदम से बढ़ रहा है, तो उससे क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करने के मेजर्स लगाएंगे। समझ में आएगा? फटाक से हाथ खड़ा कर देना, मेजर्स लगाएंगे। नंबर 14, नंबर 13, 13 फिर आएगा 14। चलो 13, 13 है गेट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। जनरल अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट ऑफ ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गेट्स। जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि ये सर्विसेज को लेकर है, सेफ गार्ड के अंदर तो बैन भी कर सकते। हाँ देखो, डिपेंड है, डिपेंड करता है यार, डिपेंड करता है। एक बात बताओ, खाने के अंदर तुम रोटी भी खा सकती हो, खाने के अंदर तुम पिज्जा भी खा सकते हो, लेकिन सबको रोटी बोलेंगे क्या? खाने के अंदर तो तुम बर्गर भी खा सकते हो, पीने के अंदर तुम पानी पी सकते हो, पीने के अंदर तुम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, पीने के अंदर तुम जूस भी पी सकते हो, लेकिन क्या सबको पानी बोलेंगे क्या? जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, राइट? कुछ पीली चीजें केला भी होती है, राइट? कुछ पीली चीजें बस केला ही होता है, फूल फूल भी होता है गेंदे का। चलो नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है गेट एग्रीमेंट, क्या कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, मोस्ट फेवर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखो छोटी सी बात कर रहा है, छोटी सी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई साहब जो पहले गेट था ना, इससे पहले, डब्ल्यूटीओ से पहले, तो उस सूरत में नो सर। अरे नो क्या, कुछ डाउट है क्या? चलो ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, यार सीधी सी बात, पुराना वाला जो था ना, डब्ल्यूटीओ से पहले गैट था जो, तो वो क्या है कि मेजर केसेस में ज्यादा उसका जोर किस पे देता था? वो गुड्स 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 पे देता था। और गुड्स गुड्स भी कौन से वाले? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वो तब से चालू किया था, उसने आज तक सुलझ नहीं पाई है गुत्थी, हमेशा उस पर डिस्प्यूट रहते ही है एग्रीकल्चर के ट्रेड के ऊपर, क्योंकि हर देश अपने हिसाब से उसको लेकर चलता है। ठीक है, तो अब सर्विसेज के अंदर अगर किसी तरह का कोई अग्रीमेंट या कोई प्रतिबंध लगाने हो, पहले तो देखो डब्ल्यूटीओ पहली जबान में तो क्या बोलता है? वसुदेव कुपुंड, कुबुंड नहीं, वसुदेव कम,
कुटु वसुदेव कुटुंबकम, हाँ वसुदेव कुटुंबकम। डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है, जब पूरा विश्व एक परिवार है तो सब आपस में डील करो यार। तो परिवार में दो भाई भी आपस में लड़ता कि नहीं यार बाबा यार ये मानता नहीं है यार, अच्छा ये नहीं मानता तो तेरे भाई दूसरे भाई से कर ले, तो वही तो कर रहे, लेकिन तू दूसरे ही दूसरे से करेगा तो यार उसको भी तो बुरा लगेगा। यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सर्विसेज दे रहे हो तो सर्विसेज दो, सभी को दो, समान दो। तो उसको लेकर, सर्विसेज को लेकर अगर किसी तरह की कोई बातें तय हुई तो उसे क्या बोला गया, गैट्स बोला गया, गैट्स, GATS, गैट्स, ठीक है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर कंट्रीज के बीच में अग्रीमेंट होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो स्पेसिफिकली जब इसने कह दिया है कि भैया हम सर्विस को लेकर बात कर रहे हैं तो गुड्स वाले बाहर रहे, उनके अलग अग्रीमेंट्स होंगे। तो बस उतनी सी बात है, कहानियां सारी इसमें भी वही होने वाली है। ये सर्विस सबको देना, बराबर देना, ये उससे ज्यादा लेता है, एक को डांटता है एक को बांटता है, ऐसे मत करना, डिस्क्रिमिनेशन मत करना। अभी हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि सारी बातें इसमें हम कर चुके हैं। नंबर 13 इज ओवर, नंबर 14, नंबर 14 है एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड aspects, trade related aspects of intellectual property rights, agreement on trade related aspects of intellectual property rights, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिप्स, बोलते हैं शायद, हाँ ट्रिप्स, ट्रिप ट्रिप। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब, देखो मैंने आपको क्या बोला, पुराना वाला गैट क्यों खत्म किया, क्योंकि वो आईपीआर को नहीं देख पाता था। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे बात करें अपन कॉपीराइट की, कॉपीराइट नाम सुना है क्या, अरे भाई नाम सुना है क्या, बोलो। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, दिस करंटली इज बैकअप, ये कुछ तो आ रहा है यार, चेंजेस विल नॉट बी सेव्ड, मत करना सेव साले, भाग यहां से। पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स, हाँ यार तुमने सही बोला, अब मैं क्या करूं, अब ये 14 तक यहाँ 1500 करो यार, आपको पहले बोलना था ना यार, सही बोला, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये नीचे से कुछ कुछ आ रहा है बार बार लिखा हुआ, चलो मिट्टी में पाओ यार, ठीक है, अपन को तो अभी तो खत्म करें, अभी तो रहेगा यहाँ, यहाँ से कट करके यहाँ ले आओ। अरे कट भी नहीं करना आता है यार मेरे को, ये सॉफ्टवेयर ना मैं पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे पे का, तो ये मेरे को आता ही नहीं बिल्कुल। तो मैं अभी सीखूंगा, बट चलो अभी अभी तो सेव रहेगा, अभी अपना काम तो हो जाएगा, फिर देखेंगे। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यार, देखो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, कोई आर्टिस्टिक वर्क किया, कैसा वर्क किया, आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब क्या है, आपने मूवी बनाई, आपने बुक लिखी, आपने गाना लिखा, लिरिक्स लिखी, आपने धुन बनाई, ये क्या है, आर्टिस्टिक वर्क है। तो अपन देखते हैं ना यूट्यूब पे कंटेंट्स आता है तो कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है, किसी की आर्ट है, किसी के ख्यालों में एक आर्ट थी, उन ख्यालों को उसने पेपर पे उतारा तो बुक बन गई, ख्यालों को उसने सीन में निकाला तो पिक्चर बन गई, ख्यालों को उसने सोचा और गुनगुनाया तो वो एक गीत बन गया। उसके खूबसूरत ख्याल को हर कोई मजे ले ले, पैसे और कोई कमाए, तो फिर क्या बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर अब जैसे दिस इज व्हाट
ट्रेडमार्क है ना, कॉपीराइट। कॉपीराइट जैसे मान लो कि कोई हॉलीवुड की पिक्चर है और एकदम धांसू स्टोरी थी, अपन ने कॉपी कर ली, महा चोर है अपन। अपन ने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी कर लिया तो यार उस वो अगर हम कॉपी नहीं करते तो वो हिंदी भाषा में भारत में लगाकर बेचता और उसपे पैसे कमाता, लेकिन हमारे लोग कमा रहे पैसे। तो वो क्या बोल रहा है, मेरी वजह से कमा रहे हो ना, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो। तो कॉपीराइट, तो ऐसे झगड़े चालू होंगे, वो केस फाइल करेगा। ठीक है, तो अब उसने केस फाइल किया तो सुनेगा कौन, कहां पर मामले बैठाए जाएंगे? तो डब्ल्यूटीओ इसकी व्यवस्था करता है, इसके लिए अलग से एग्रीमेंट करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है। अब वो क्या होता है कि कंट्रीज का हो सकता है या डोमेस्टिक होगा, तो हम हमारे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर अलग से एक एक्ट बना हुआ है। लेकिन अगर उधर बात करें कि यार इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक अग्रीमेंट कर दिया। उस अग्रीमेंट का नाम क्या था, ट्रिप्स। किसने करवाया है ये? डब्ल्यूएचओ ने करवाया है कि कोई कुत्ता खानी होती है, जिसका कॉपीराइट है वो यूज करे। हाँ, अगर किसी और को यूज करना है तो आपस में पहले सेटिंग कर लो। सेटिंग कर लो मतलब लेना देना कर लो। हमको एक बॉलीवुड हॉलीवुड की पिक्चर पसंद आई, हमने उसको बोला कि भाई साहब आपकी स्टोरी हमको दे दो, हम आपको 50,000 रुपए दे दें। तो वो बोलता है 50,000 रुपए में तो मैं अपने बाल भी नहीं कटवा पाता हूं। तो उससे बोला कि भाई साहब बाल बड़े ही अच्छे लगते हैं आपको, 50,000 जेब में रखना हो। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है। उससे आपको राइट्स दिए, अगर उसने राइट्स दिए तो करो, अदरवाइज भूल जाओ। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर गेमिंग। चलो नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है यार कि ब्रांड होता है, ब्रांड, लोगो। जैसे एप्पल का जूठा सेब, अपन ने कल बात किया था ना, ये केला रखने आया था, किधर या केले वाला, ये बैठा है रईस यहाँ पे। तो ब्रांड लोगो की मेरा लोगो, मैंने एक लोगो के ऊपर बहुत, मतलब मैंने क्या किया, अपना ब्रांड बनाया, ब्रांड बनाने के बाद एक लोगो बना दिया। उस लोगो को अब कोई भी यूज करके पैसे नहीं कमा सकता मेरी परमिशन के बगैर। मेरी परमिशन के साथ कर सकता है, यस। फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं, अपन ने परमिशन दी तभी तो उसने खोला। अपने लोगों से कोई और, अपने लोगों पर कोई और लोग अगर धंधा करके पैसा कमा रहे हैं तो हमारी मर्जी से कमा रहे हैं, जैसे फ्रेंचाइजी वगैरह हो जाती है, राइट। पेटेंट्स, पेटेंट्स क्या मतलब हो जाता है आपका, इनोवेशन, कोई आपने नई चीज सोची, इनोवेशन आविष्कार, आपका आविष्कार है, कोई और ना करे। जैसे एप्पल बोलता है कि मेरे कुछ एक ऐसे एप्लीकेशन है जो हमारे अपने इनबिल्ट इन हाउस बनाए हुए हैं, वो एप्लीकेशन हमने क्या किया, पेटेंट राइट करा लिया, वो एप्लीकेशन सैमसंग कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब मान लो कि एक लिक्कर कंपनी है, लिक्कर समझते हैं? लिक्कर मतलब एक पेय पदार्थ होता है जिसको पीने के बाद लोगों को अच्छा लगता है। तो उसने क्या किया, बॉटल डिजाइन की, और ऐसी डिजाइन की कि उसके अंदर जो लिक्कर है उसमें इतना दम नहीं होगा जितना बॉटल को देख के लोग पागल हो जाते हैं। तो गजब की बॉटल उसे बनाई। तो वो बॉटल को उसने क्या किया, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर रजिस्टर करा लिया। मतलब अब कोई और कंपनी सेम बॉटल, सेम डिजाइन का बॉटल तक नहीं बना सकती। तो दीज आर लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सर जो सरप्राइज देने वाले थे ना वोट डालने के बाद, वोट डाल दिया आपने? बेटा अभी अभी थोड़ी सी देर रुक जा, मेरे को अलग से मैसेज कर दियो प्लीज। बॉटल पर नूरा फतेही छाप दी। अरे नूरा फतेही छाप दी नहीं, नूरा फतेही ही बना दी। तो बंदा बॉटल हाथ में लेता है, उसको लगता है नूरा मेरे मेरे ऐसे हाथ में है। अरे एक्सपीरियंस नहीं है, सुना है मैंने, ऐसा सुना है। ठीक है। नंबर 15, 15, हाँ 15। नंबर 15 इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ट्रेड वैल्यू, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, TPRM। अच्छा, रिव्यू कौन करता है? रिव्यू बॉडी। अपन ने बात किया था ना कि स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ में एक तो सबसे पहला लेवल था टॉप लेवल, टॉप लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल था जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल के अंदर अपन ने कौन कौन दो तरह की बॉडी की बात की थी, उसमें एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी था, याद है? ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी था। इसका ध्यान से सुनना है, एक छोटी सी बात है। जैसे अपन ने डंपिंग एंटी डंपिंग का एग्जांपल लिया था, डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी।
एंटी डंपिंग, डंपिंग क्या होता है? जब किसी देश ने आपके अंदर, आपके देश में माल डंप कर दिया बहुत सस्ते में, प्रीडेटरी प्राइसेस में डंप कर दिया, तो फॉरेन जो अग्रीमेंट था, अग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग भी था, यानी कि हमें राइट है कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर अपने देश के धंधे को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने क्या किया, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई और लगाते रहे, और लगाते ही जा रहे, लगाते ही जा रहे, लगाते ही जा रहे। अरे भाई, एक पर्टिकुलर टाइम तक लगाएंगे ना भाई, माल चाइना से इतना डंप हो गया था कि हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ी। तो हमने लगा लगा के अगर सिचुएशन को नॉर्मल कर दिया तो एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा देना चाहिए। जीवन भर के लिए तो नहीं लगा सकते। तो अपना चाइना भी डब्ल्यूटीओ को बोलेगा, डब्ल्यूटीओ यार, वो तो एंटी डंपिंग ड्यूटी 10 साल हो गया यार, हटा ही नहीं रहे, धंधा कैसे करे यार? तो डब्ल्यूटीओ ने बोला रुको मैं देखता हूं। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, वो बॉडी उठ के आएगी भारत में और देखेगी क्यों रे एंटी डंपिंग, पागल हो गए तुम लोग? कह रहे वो चाइना ने यार भाई साहब माल डंप, अरे माल उन्होंने डंप किया था जब तुमने एंटी डंपिंग लगाया, ठीक है, साल 2 साल 5 साल समझ आता, तुम तो हटा ही नहीं रहे हो। यानी कि जो ट्रेड पॉलिसीज बनी हुई हैं, जैसे डंपिंग के सामने एंटी डंपिंग, गलत नहीं है, लेकिन कब तक? जीवन भर तो नहीं लगा सकते। तो इसे समय समय पर रिव्यू करने के लिए एक बॉडी का गठन किया गया, जिसे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कहते हैं। तो 15 पॉइंट नंबर 15 यही है। बात समझ में आती है? इसके आगे कहीं लिख लेना डंपिंग, एंटी डंपिंग और एंटी डंपिंग कब तक। And the last one is 16th. Plurilateral trade agreement. Plurilateral trade agreements. तो अपन एक काम करते हैं, लिख देते हैं ट्रेड एग्रीमेंट। एक होता है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। एक क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा होता है प्लूरी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट और प्लूरी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बॉटल पर नूरा फतेह छाप दी, वाह रे वाह। मैं अभी वोट डालकर आया हूँ, आई हूँ, ओके, अरे बहुत बढ़िया यार, वोट डालकर आए हो, बहुत अच्छे। तो ओके, अच्छा देखो, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है यार? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है जी, कि जिसमें डब्ल्यूटीओ की कंट्रीज, डब्ल्यूटीओ की मेंबर कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएशन होते हैं, इसको क्या बोल देते हैं अपन? मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट्स, एमटीए, मल्टी लेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन प्लूरीलेटरल क्या होता है? प्लूरीलेटरल के अंदर कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ कंट्रीज को सभी को शामिल नहीं करते हैं। सॉरी, डू नॉट इन्वॉल्व, do not involve all WTO countries, do not involve all WTO countries, WTO countries, it involve, it involve several countries, it involves several countries with a common interest.
मतलब डब्ल्यूटीओ के सारे नियम इन कंट्रीज पे नहीं लगते, जो इसके मेंबर है ही नहीं उनके साथ भी हो सकता है। भाई सीधी सी बात है यार, ये एग्रीमेंट देखो, प्लूरीलेटरल मल्टीलेटरल क्या होता है, डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर हैं वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट में सब कवर हो जाते हैं, लेकिन प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी कॉमन सिचुएशंस हैं, कॉमन कंडीशंस है, ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो सिर्फ आपस में बैठकर तय करके और डिस्कस, जैसे डिफेंस को लेकर अगर मान लो हम कोई अग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो एयरक्राफ्ट को लेकर, तो हम चाहें तो प्लूरीलेटरल जा सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये हमारे उस राष्ट्र के बीच की बात है, इसमें डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट का लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कुछ केसेस में ठीक है, बाकी मेजॉरिटी केसेस में जो बेसिक चीजें होती हैं, लेकिन जहां पर प्राइवेसी सीक्रेसी की बात होती है, तो फिर प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स भी लाइट में आ जाते हैं, जो राष्ट्र कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं। जरूरी नहीं कि डब्ल्यूटीओ के सभी मेंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन अग्रीमेंट 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 वाला खत्म होता है। अगर आप लिख चुके हैं साथ साथ, तो एक अंगूठा हाय हेलो नमस्ते दुआ सलाम कुछ कर दो, ताकि हम क्या करेंगे आगे। अरे ये तो खत्म हो गया है चैप्टर, देखो अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको बोलूंगा कि चैप्टर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि एक्चुअली खत्म हो गया है। नहीं पर इसका कुछ, हाँ मैं बता रहा हूं अभी कुछ जो है, अभी आपको क्लियर करता हूं, रुको। सर किसको वोट दोगे? यार मैं वोट, देखो कोई गरीब आदमी को दूंगा जिसकी जमानत बच जाए, जिसका चुनाव चिन्ह सबसे खराब होगा ना, उसका, जिसको बेचारा वो उसके पैसे फंस जाएंगे यार, उसको देके किसी गरीब की मदद करनी है तो उसको देकर मैं तो निकाल दूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड लाइक, और मैं एक्चुअली ना मेरा है भी राजस्थान में, मैं हूं भी नहीं ना यहाँ पर, तो मैं कैसे दूंगा वोट। लेकिन आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ ये मजाक है, कि किसी की जमानत बचाऊंगा, उसकी जमानत वो जाने यार, है ना। आप राष्ट्र को बचाने के लिए वोट दो, ठीक है। आपको लगता है, आपको पसंद है, अगर भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को, आपको कांग्रेस पसंद है, आपको घड़ी पसंद है, और वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से जो पसंद है ना, वो तो चुनाव में खड़े ही नहीं हो रहे हैं, वो राज ठाकरे मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो यार उनके भाषण हम सुनता हूँ, आहा मजा आ जाता है जिंदगी का। ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है यार बंदा जिसमें आग है। तो बट वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। वो बंदा खड़ा हो ना, मैं खुद सड़क पे प्रचार करने निकल जाऊं फ्री में, सच्ची। अच्छा है वो आदमी, बहुत मजा आता है उसको सुनने में, एक्चुअली मजा आता है। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस बंदे को सुनने में मजा आता है, खरी बात करता है, खरी, खरी समझते हो, खरी कुछ होता है, शुद्ध शुद्ध। चलो तो ठीक है, राज भाई साहब चुनाव लड़ा करो यार, हमारे जैसे प्रवासी बाहर से आए ना हम, हमारे जैसे प्रवासियों को आप अच्छे लगते हो, तो आप जो है चुनाव लड़ा करो, आप मजा आएगा जिंदगी का यार। कहाँ आप मतलब इतने बड़ा नाम हो, आप पोजीशन में होना चाहिए। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राज भाई साहब को स्पॉन्सर कर दो, स्पॉन्सर कर दो। राज भाई साहब का अलग स्तर है भाई। चलो सर, अगले एमपी वोट में मुझे देना डीडीपी को देना, देशद्रोही पार्टी। देशद्रोही पार्टी कौन, तुम? अरे यार तुम, ये पागल है ये लड़का ना, क्या बोलूं इसको मैं। चलो दोहा राउंड, दोहा राउंड, कौन सा राउंड, दोहा। दोहा राउंड, देखो अब ये छोटी सी बात है, और कुछ तय कर, कुछ ऐसा मतलब हेड वो दिमाग में सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है। उरुगे राउंड क्या था, उरुगे राउंड मतलब, राउंड का मतलब क्या है, मीटिंग्स होती है बहुत सारे देशों की, कभी कहां कभी कहां कभी कहां कभी कहां, साले मिलते रहते हैं, और मिल मिल के राउंड काटते काटते जहां पे बैठ के कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं उसे राउंड कह देते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते आए कहा, कतर। कतर कौन सी कंट्री है, अरब कंट्री है। कतर में आए, कतर में एक जगह है दोहा,
वहां पर मीटिंग हुई, दोहा राउंड हो गया, बात खत्म। देखो कितना आसान था। और वैसे लग रहा था यार डी का मतलब कुछ होगा, ओ का मतलब कुछ होगा, एच का मतलब कुछ होगा, एक अरे कितना याद रखे रे बाबा। तो कुछ याद नहीं रखना है। कतर एक जगह है, कतर कतर में दोहा एक जगह है, वहां पर इन सब लोग की मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर फिर वही टाइम पास किया, अरे ट्रेड बढ़ाओ रे, अरे एग्रीकल्चर पे ध्यान दो रे, अरे ऐसा करो रे, अरे वैसा करो रे। कब हुई थी ये? अच्छा ये 9th मीटिंग हुई थी यहाँ पर, 9th राउंड यहाँ पर हुआ था। कभी हुआ था? ये 2001 में हुआ था शायद। एक मिनट, हाँ, नवंबर 2001 में हुआ। 2001 नहीं, 2001 में हुआ था। बहुत बढ़िया। तो इसमें इंक्लूड 20 एरियाज ऑफ ट्रेड, इसमें 20 एरियाज पर डिस्कशन हुआ, 20 एरियाज ऑफ ट्रेड। लेकिन एक जगह हमेशा इनके दोहा राउंड में सबसे बड़ी कुत्ता खानी एक जगह हुई, यानी कि सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्या था? एग्रीकल्चरल ट्रेड। अमेरिका नहीं मानता है साला। ये ध्यान रखना, दोहा राउंड में दो तीन बातें हैं खास। दोहा राउंड कहाँ? तो दोहा का मतलब होता है जी भाई साहब, दोहा एक जगह का नाम है जो कतर में है, वहां पर इनकी मीटिंग हुई थी। ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस था ना अपना सबसे टॉप मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो टॉप वाले थे, तो वो आकर मीटिंग कर गए, 20-25 एरिया पे बात करके चले गए, 2001 में हुआ। लेकिन कंट्रोवर्सी कहाँ क्रिएट हुई? एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा ये दोहा राउंड में कंट्रोवर्सी कहाँ हुई थी रे? तो उन्होंने कहा साहब खेती में हुई थी। कतर में तो वो है रेत रेत, तो वहां खेती की बात करो जो वहां पे लोग चिढ़ जाते हैं यार। तो दोहा, कतर, रेत रेत, एग्रीकल्चर, कंट्रोवर्सी होनी है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दोहा राउंड एक लाइन बस लिख लो यहां, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, द मोस्ट controversial topic in the Doha agenda was agriculture trade. चलो जी खत्म, दोहा राउंड इज ओवर, दोहा राउंड इज ओवर। अब अगर आप स्टडी मटेरियल खोलकर बैठे हैं तो आप पेज नंबर 9.38 पर आ जाइए, पेज नंबर 9.38, पेज नंबर 9.38 पर आ जाइए। एक मिनट, वो लिख चुके थे ना आप? यहां पे रुकूं क्या मैं थोड़ी देर? आप जैसे ही लिख लो अंगूठा दे देना यार, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खत्म हो गया, होने वाला है। आ गया स्वाद। चलो अब चलते हैं आगे। आएगा जी, स्वाद आने वाला है, बस मजा आने वाला है। स्वाद आ गया। स्वाद का मतलब होता है आर यू पीपल एंजॉयिंग, आर यू एंजॉयिंग ये, ऐसे ही पंजाबी में पूछते हैं। आ गया स्वाद, मतलब मजा आ गया आपको। स्वाद मतलब टेस्ट, मजा आया। हाँ ये, यस। तो गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ, पेज नंबर 9.39 मैं लिख देता हूं यहां, एक छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, आप पूरा जान लोगे। क्या नाम है इसका? पेज पेज लिख रहा था मैं, पेज नंबर 9.39, पेज नंबर 9.39। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, गाइडिंग प्रिंसिपल्स of WTO, guiding principles of WTO, guiding principles of WTO, guiding principles of WTO, guiding principles of वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे दो तीन खास बातें हैं। पहली खास बात देखो, पहली बात इन्होंने बोली ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड
विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस डब्ल्यूटीओ की। अब देखो, अब हम जो भी बात करेंगे ना, क्योंकि अपन ने सारे एग्रीमेंट पढ़ लिए ना, अब जो भी बात करेंगे ये सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर हो चुकी है डिस्कस। इसके लिए मैंने इसको बाद में लिया ताकि एग्रीमेंट किए तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। बट सुनो, हल्का सा छू तो लेते हैं, है ना। एक है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशंस, एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, और दूसरा है जी आपका नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट। अच्छा, अब पहले सुन लेना, फिर मैं दो दो लाइन दोनों में लिखवा दूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइंस, डब्ल्यूटीओ क्या गाइडलाइंस कह रहा है कि यार देखो, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप समझते हैं कि भेदभाव होता है। ये बोलता है, क्या नाम है इसका, डब्ल्यूटीओ ये बोलता है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में चल रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, तो किसी तरह के भेदभाव आप एक कंट्री, जैसे मान लो कि भूटान को अगर आप 5% ड्यूटी ले रहे हो इंपोर्ट की, है ना, और अगर यही माल दूसरा कंट्री भेजता है तो उससे 20% ले रहे हो, भेदभाव कर रहे हो आप। ये नहीं करना है आपको। सभी को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानो, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दो। लेकिन सरकार, आपने ही तो बोला था यार कि भाई हमारे अपने ग्रुप, अरे तो तुम्हारे अपने ग्रुप हो सकते हैं, उन ग्रुप के को एक सीमा तक रखो। ऐसा ना हो कि दूसरे ग्रुप्स आकर शिकायत करें, नहीं तो गुटबाजियां बन जाएगी, तो डब्ल्यूटीओ साइड में धरा रह जाएगा और तुम सिर्फ अपने ग्रुप के रह जाओगे। फिर जब तुम बाहर निकल के दूसरे देश से माल खरीदने जाओगे ना, वो इतना महंगा बेचेगा, मर जाओगे। वो बोलते हैं ना, जब हमारा टाइम आएगा तो बताएंगे, तो जब उनका टाइम आएगा तो बताएंगे वो। इसके लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन, सभी को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानो यार। डब्ल्यूटीओ बोल रहा है कि यार हमको ना ये अपना कौन सा चाइना, चाइना आके हमको जो है झाड़ दिया। बोलता है आप इंडिया को समझाते नहीं हो यार। भूटान को तो लिपस्टिक लगा के चुम्मा देता है और हमको मिर्ची खा के चुम्मा देता है। मजा ही नहीं आ रहा है, ये गलत है। डब्ल्यूटीओ ध्यान दो। और पाकिस्तान बोल रहा है कि अरे चाइना तुम्हारे साथ तो ठीक है, भूटान को लिपस्टिक लगा के चुम्मा देता है और तुमको मिर्ची खा के, साला हमको तो विमल खा के चुम्मा देता है वो। ये अच्छी बात नहीं है, हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसा वो आके रोएगा तो डब्ल्यूटीओ क्या बोलेगा, ओए इंडिया तुम ज्यादा होशियारी दिखाता है, चल ओए सब बायकॉट करो रे इसका। बायकॉट चालू हो जाता है, हो सकता है। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ को होता है यार, प्यार से समझा रहे हैं, समझ के चलो, सब भाईचारा, इक्वली चल लो, होशियारी मत दिखाओ। तो एक कंट्री के साथ जो आप व्यवहार कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट न करो दूसरी कंट्री के साथ। बात पकड़ में आती है अगर, तो ध्यान रहे कि आप अच्छा, क्या ये बातें हमने करी नहीं है? बिल्कुल करी है, मोस्ट फेवर्ड नेशंस एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट आता है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट में क्या है कि भारत के बाहर से भारत में एफडीआई आया और भारत में ऑलरेडी इंडस्ट्री थी, तो आप अपनी इंडस्ट्री से तो टैक्स वसूल कर रहे हो 15%, जो भारत के बाहर से है उससे 25 ले रहे हो, तो वो क्या बोलेगा, सेम धंधा मैं भी कर रहा हूं, सेम धंधा तुम्हारे लोग भी कर रहे हैं। मैं अगर भारत के बाहर से भारत में पैसा लेकर आया हूं, तो डब्ल्यूटीओ ने कहा था मेरे से कि यार वहां धंधा कर लो जाके, तो कर रहा हूं। अब यहां आया हूं तो तुम मुझसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूल कर रहे हो, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ऐसा ना करो। तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, व्यापार करो बिना किसी भेदभाव के। तो फर्स्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि इंटरनेशनल बात चल रही है, पूरा एक कंट्री और दूसरी कंट्री दोनों को समान नजर से देखो। और नेशनल ट्रीटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के बाहर से जो कंट्रीज भारत में आकर बिजनेस करती हैं, तो उन्हें इक्वल इक्वल लेवल एट पार, उनको भी उनके नियम कायदे कानून भी बिल्कुल हमारी तरह ही हो। ऐसा ना हो कि उनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हो, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। बात समझ में आती है क्या? मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्या होता है, एमएफएन, एंड नेशनल ट्रीटमेंट क्या होते हैं? ये दो कॉन्सेप्ट ओके हैं क्या? ओके हैं तो कुछ लिखा दूं।
आप जैसे ही बोलोगे ओके तो मैं कुछ लिखा दूंगा, तब तक मैं क्या करता हूँ, नेशनल ट्रीटमेंट में एक लाइन लिख देता हूँ, इंटरनल रूल्स एंड regulations, internal rules and regulations, laws, taxes, laws, taxes must be same and at par for domestic, for domestic and foreign companies, foreign, for domestic and foreign companies, foreign companies. नेक्स्ट लाइन लिख लो इसमें, it is the principle that imported products are to be treated no to be treated, imported products are to be treated no worse treatment in the domestic market than the local one. ये कह रहे हैं कि भारत के बाहर से जो भारत में प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया है, उससे उस माल को और भारत में बने माल के साथ भेदभाव ना करो, उस माल को नीची गंदी नजर से, गंदी नजर मतलब ऐसे वाली नजर से मत देखो, आप उसको भी उस बिल्कुल वैसे देखो जैसे कि वो आपका अपना माल है। यानी कि जो इंपोर्ट हुआ माल है उसको आप पराया माल मत समझो, वो भी क्या है, आपका अपना माल है, और जो आपका देश में प्रोड्यूस हुआ है वो भी आपका अपना माल है। तो अब क्या है कि आप उसकी क्वालिटी पर जाओ, आप इस बात से डिस्क्रिमिनेट मत करो कि ये बाहरी है, नहीं नहीं, सब आपका अपना है। बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, नेशनल ट्रीटमेंट। लिख लो अगर लिखना की चाहत रखते हो तो। एमएफएन, एमएफएन क्या है, मतलब अपना मल्टी फेवर्ड नेशन। इसमें लिखो, हियर इक्वालिटी, हियर इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट of all members, equality of treatment of all member countries of, all member countries of, all member countries of WTO in respect of, in respect of matters related to trade। यहां पर क्या बोल रहा है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ कंट्री डब्ल्यूटीओ, मतलब जहां व्यापार की बात हो तो सबको इक्वालिटी, सबको सब अपना क्या पराया क्या सपना। बहुत बढ़िया डायलॉग बाजी आ रही है बेटा, एग्जाम भी आ रहे हैं, ध्यान रख लियो। सपना चौधरी बन के निकलेगी, ठीक है। चलो, फेवर वन कंट्री, ये क्या बोलता है, फेवर वन कंट्री, फेवर वन कंट्री से नो,
favor all the countries, all the countries in same manner. Number 3. Every WTO member will treat all will treat all will treat all its trading partners equally without any prejudice or discrimination. Equally without any discrimination. चलो ये लिख लो और मुझे बताओ कितने लोगों को ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। समझ में आ गए तो अच्छी बात है, एग्जाम में जाओगे तो इतना बस पढ़ के चले जाना, बाकी पूरा पैराग्राफ छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड लिख लोगे तो अंगूठा ओके कुछ लिख देना यार, ताकि मैं आगे बढ़ूंगा फिर। सपने में मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। चैप्टर खत्म होने वाला है तो मेरे को खुशी सी हो रही है। देखो खुशी है तो मैं बोतल उठा लाया और मैं अब बोतल में से पानी पीऊंगा। लिख लोगे तो ओके, अंगूठा कुछ दे देना बेटा। चलो जी, चलो शाबाश। Now we'll start नहीं, we are continuing free trade number 3 second point। सेकंड पॉइंट क्या है? पहला क्या था? नो 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 डिस्क्रिमिनेशन। मुझे लगा है कि बोतल में पानी की जगह कुछ और है। बेटा इसमें पानी की जगह अमृत है और वो तेरे लिए नहीं है क्योंकि तू है पापी और तुझे नहीं मिलेगा अमृत। तू पी चाय और कॉफी, हम पियेंगे सिर्फ पानी, जल अमृत। पानी है या मौज बहार तेरी साले। चलो तो अब फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। सुबह सुबह कहा मौज बहार, और वैसे भी मैं सिर्फ पानी ही पीता हूं। फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड मतलब क्या? ओपन मार्केट कर दो यार, खत्म बात। फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? ओपन मार्केट कर दो। टैरिफ होती है ना, टैरिफ, टैरिफ बढ़ा, नहीं नहीं रिस्ट्रिक्ट कर दो। टैरिफ के अंदर चेंजेस मत करो, रिड्यूस करो टैरिफ को। कैसे करेंगे? मार्केट फ्री ट्रेड कैसे करेंगे? टैरिफ में रिस्ट्रिक्शन जो है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन टैरिफ। ट्राई लिख दिया मैंने, TARIF। और क्या करो? ओपन ट्रेड, ओपन मार्केट दे दो जी। और क्या? कोटा सिस्टम खत्म करो, अबॉलिश कोटा सिस्टम। बाउंड रेट्स ले रहे हो आप? बाउंड रेट्स क्या होता है? देखो क्या होता है बाउंड रेट्स। बाउंड रेट्स मतलब क्या होता है? जैसे मैक्सिमम रेट या बाउंड रेट का मतलब क्या? देखो क्या होता है कि किसी किसी देश से हम बाउंड रेट लेते हैं, किसी से मैक्सिमम लेते हैं, तो सबसे यार एक किसी देश से बाउंड रेट लेते हैं मतलब मैक्सिमम रेट अपन कितना लेते हैं, और किसी से कम ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो क्या बोले ऊपर? क्या बोला? डिस्क्रिमिनेशन मत करो। और नीचे क्या बोला? कि बाउंड रेट्स को थोड़ा सा नीचे ले आओ, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम सीमा है ना उसी को, बाउंड रेट को लिख लो एक लाइन के अंदर। बाउंड रेट को आप चाहो बाउंड टैरिफ या बाउंड रेट्स, बाउंड रेट आए या बाउंड टैरिफ आए, आप लिख लो द अपर लिमिट ऑफ, द अपर लिमिट मैं लिख दूं यहां पर, द अपर लिमिट
the upper limit of the tariff, the upper limit on the tariff, the upper limit on the tariff that a country can levy on a particular that the country can levy on a particular goods according to its commitment under WTO, या फिर अगर वो पुराना कमिटमेंट है तो गेट या WTO के अंदर अपन ने कमिटमेंट दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हम मैक्सिमम कितनी रेट लगाएंगे। मैक्सिमम मान लो हमने बोला 14% होगी, मतलब अब ये 14% क्या है, इसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। लेकिन इस फ्री ट्रेड के अंदर बोला है ये जो आपकी अपर लिमिट है इसको नीचे ले आओ। इस अपर लिमिट है ना मैक्सिमम, भाई अभी कितने पे दे रहे हो, 8 पे दे रहे हो, 9 पे दे रहे हो, तो इस 8-9 को डिस्क्रिमिनेशन ने क्या बोला, सबको 8-9 दो, चलो ठीक है। और ये पॉइंट क्या कह रहा है कि उस 14 को नीचे ले आओ, उस 14 को 12 ले आओ, 10 ले आओ, यानी कि फ्री ट्रेड। लोग देखते घबरा ना जाए कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। तो ये तो बाउंड रेट्स जो हैं या बाउंड टैरिफ जो हैं आपका मैक्सिमम सीलिंग लिमिट दिखाता है, इट शोज सीलिंग। चलो ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना जी। तो फ्री ट्रेड मतलब ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए आप क्या करो, तमाम तरह के टैरिफ को लेकर मेजर्स हैं, नॉन टैरिफ को लेकर मेजर्स हैं, वो लगाओ। कोटा सिस्टम हटाओ कि यार ये पर्टिकुलर का इतना माल आ सकता है। एक्सट्रीम फ्रीडम दो। WTO एग्रीमेंट क्या बोलता है कि ग्रेजुअली चेंज करो। देखो यहां पर एक टर्म यूज किया है इन्होंने, प्रोग्रेसिव। क्या टर्म यूज किया है कि भाई WTO एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट क्या करती है, कंट्रीज को अलाउ करती है, अलाउइंग मेंबर नेशंस टू इंट्रोड्यूस चेंजेस ग्रेजुअली। इसको ये लोग ने टर्म दिया है प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम देना, टू गिव फ्रीडम। और प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, प्रोग्रेसिव ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे फ्रीडम दो, एकदम से एकदम खुली मतलब आप मत कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीडिक्टिबली, नंबर थ्री प्रीडिक्टिबिलिटी, PREDICTABILITY। नंबर 4 प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन कैसे आएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाओ, डंपिंग, एंटी डंपिंग। यानी कि अब जो ये डिस्कशन है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो यू कैन डू दैट। रीजन बीइंग इनके अंदर वो सारी बातें वापस से आने वाली है जो हमने एग्रीमेंट में किया है। तो एक बार जब अगर एग्रीमेंट वाला पोर्शन आपको ठीक से समझ में आ गया है तो यू कैन डू दिस मोर इन अ मोर बेटर मैनर। ठीक है, आगे G20 इकोनॉमीज को बताया कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए G20 ने समय समय पर क्या किया, तो कुछ आंकड़े हैं उसमें मैं आपकी ये मदद कर सकता हूं कि मैं आपसे कह दूं कि आपको याद करना है, या यूं कह सकता हूं आप एक नजर मार के जाओ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसका मोटा मोटा एक बार आप G20 का ईयर वगैरह देखकर चले जाना, बाकी जरूरत नहीं है। तो ये चैप्टर, ये पोर्शन आपका होता है यहां पर खत्म।
ये चैप्टर, ये पोर्शन यहाँ पर खत्म होता है। तो क्या मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं कि आज की डेट में इस चैप्टर को आप खत्म कर दोगे, ताकि कल की डेट में इसी चैप्टर का मैं टेस्ट अनाउंस करवा दूं, ताकि इधर तैयारी हुई और इधर टेस्ट हुआ तो एक आपके सामने वो आ जाएगा, लाइक रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ हमने मेहनत किया और ये चैप्टर इज ओवर। कितने लोग इस पक्ष में हैं कि इस चैप्टर को इधर खत्म करके मैं ग्रुप पर आपका टेस्ट डलवा दूं? कितने लोग अंगूठा दे दो जरा, आज खत्म कर लोगे ना तो मैं कल के लिए टेस्ट के लिए बोल दूं क्या? आई एम जस्ट आस्किंग टू यू पीपल, आप आंसर कीजिए। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा हम करेंगे कल, ठीक है, अगले और नए चैप्टर के साथ। अब मैं ऑनलाइन बच्चों से बात कर लेता हूँ रिगार्डिंग टेस्ट एंड ऑल, राइट? ओके, वेडनेसडे को रख लो, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को रख लो। एक काम करते हैं, मैं टेस्ट पेपर के लिए बोल देता हूं, अगर टेस्ट पेपर ये बना के दे देते हैं कल, तो जिसको कल देना है वो कल अपलोड करे, जिसको परसों देना है परसों अपलोड करे। अपलोड करना आपके हाथ में है, राइट? ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। टाटा बाय बाय। दो चैप्टर हमारे ढिंका चिक्का हो गए हैं बहुत अच्छे से, और दोनों बड़े बड़े हाथी थे। अब दो छोटे छोटे पुच्चू हैं, तो अभी हम उन दो छोटे छोटे पुच्चू को खत्म करते हैं, ताकि 80% ऑफ सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये मान के चलेंगे कि 50 में से 40 नंबर का काम हमारा हो गया है, और उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है बॉस, चलिए आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। बाय बाय।